Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स को स्टडी किया था। आज एक नई एग्जांपल हम स्टडी करेंगे, तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि आज की नई एग्जांपल्स में क्या है। क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज 3, 6 एंड 9। 3 वैल्यूज हैं पॉपुलेशन के अंदर, जो कि इसका बेसिक पॉइंट है समझने वाला कि कितने नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद है टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सैंपल का साइज क्या है, यानी सैंपल के अंदर कितनी वैल्यूज आपने कंसिडर करनी है। हर सैंपल के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, वो है साइज 3, यानी 3 एलिमेंट्स कंसिडर किए जाएंगे विद रिप्लेसमेंट। अनदर इंपॉर्टेंट वन कि आपने जो ड्राइंग करनी है सैंपल्स की, वो विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट, ये भी आपने क्वेश्चन के अंदर चेक करना होता है। सो दिस इज विद रिप्लेसमेंट। और उसके बाद क्या है जी, फॉर्म अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। देखिए हम डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद जब आपने सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट बना लिए हैं साइज 3 के, तो फिर आपने क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है किसकी, सैंपल मीन्स की। ठीक है, सैंपल मीन्स की आपने डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करनी है, सैंपल मीन्स यानी x बार। उसके बाद हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। रिलेशनशिप आपने वेरीफाई करना है किसमें, मीन ऑफ x बार एंड द पॉपुलेशन मीन। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है द वेरिएंस ऑफ x बार एंड द पॉपुलेशन वेरिएंस। देन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बड़ी क्लियरली आपके अपने माइंड के अंदर होनी चाहिए कि लास्ट लेक्चर्स में हमने जो अंडरस्टैंडिंग की थी वो एक आउटलुक यानी इक्वेशन की फॉर्म में की थी। अब जो है अंडरस्टैंडिंग वो है मीन ऑफ x बार एंड द पॉपुलेशन मीन। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या चीजें, यानी आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि मीन ऑफ x बार का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि x बार का मीन, यानी ये जो x बार आपने कैलकुलेट किया है इसका मीन कैलकुलेट करना है। मींस के सैंपल मींस के हवाले से जो कैलकुलेशंस ऑलरेडी आपने परफॉर्म कर ली हैं, उन कैलकुलेशंस का भी आपने फर्दर मीन कैलकुलेट करना है। तो याद रखिए कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन म्यू एक्स बार एंड म्यू। ये पहला पॉइंट है जो कि आपको यहां पे देखना है। यानी आपको क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप के एतबार से आए, आपको ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इक्वेशन की फॉर्म के अंदर आए, आपको डिस्क्रिप्टिव वे में भी आ सकता है कि आपको क्वेश्चन किस तरह देखना है। सो इसलिए ये डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा गया और आपको अब एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि इस डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है। ठीक है जी। उसके बाद है वेरिएंस ऑफ एक्स बार। तो यहां रखिए बात माइंड के अंदर कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार का मतलब क्या है। यू आर टॉकिंग अबाउट सिग्मा स्क्वायर एक्स बार एंड द पॉपुलेशन वेरिएंस, और ये है सिग्मा स्क्वायर। ठीक हो गया। देन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। अब ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार है, ये हम थ्योरेटिकल पोर्शन में स्टडी कर चुके हुए हैं कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार का मतलब है कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है किसका, ये जो वेरिएंस ऑफ एक्स बार आपने कैलकुलेट किया। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये जो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, दिस इज द सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये कहलाएगा सिग्मा एक्स बार। सो दिस इज सिग्मा एक्स बार इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। ठीक है जी। और उसके बाद पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑब्वियसली ये बिल्कुल क्लियर है, दिस इज सिग्मा। अब इनके रिलेशनशिप की बात हो रही है कि वो ये क्या चाह रहे हैं, ये चेक किया जाए कि मीन ऑफ, जरा गौर कीजिएगा, मीन ऑफ एक्स बार और पॉपुलेशन मीन में क्या रिलेशनशिप है। तो ऑलरेडी आपने ये रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है। एक्चुअली हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं या ये चेक करना चाह रहे हैं कि म्यू एक्स बार और म्यू की वैल्यू इक्वल है, नंबर 1। फिर उसके बाद सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, और साथ में तीसरा पॉइंट है कि सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट के इक्वल है। ये एक्चुअली 3 डिमांड्स हैं
जो आपको अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आपको अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है जी। सो बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड के अंदर रखें कि आपको या तो क्वेश्चन इस तरह आएगा जैसे आपने यहां पे लास्ट लेक्चर्स में भी देखा, या आपको क्वेश्चन जो है वो इस अंदाज में आएगा कि डिस्क्रिप्टिव वे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए बोर्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट है आपके पास सोल्यूशन इसका कि आपको सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो इससे पहले पिछले बोर्ड पर आपको अंडरस्टैंडिंग दी गई है वो जस्ट ये था कि आपको डिस्क्रिप्टिव वे से किस तरह रिलेशनशिप के मॉड के अंदर जाना है, यानी आपने किस तरह डिस्क्रिप्टिव मॉड से आपने इक्वेशंस की फॉर्म जनरेट करनी है। तो सोल्यूशन इसका वही है जो ऑलरेडी आपने पिछले लेक्चर में भी किया था, सिर्फ इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन का मॉड चेंज है, यानी इसमें सैंपल साइज आपको ज्यादा नजर आ रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको फील होगा, लेकिन है एक्चुअली वही जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया। यानी हम सबसे पहले लिखेंगे एन, कैपिटल एन, वो है 3, 6, 9, और स्मॉल एन क्या है आपके पास 3, और टोटल सैंपल्स के बाद नेक्स्ट आपका स्टेप होता है आपने जो कैलकुलेट करने होते हैं टोटल सैंपल्स कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन, एंड दैट इज 3 रेज टू पावर 3, यानी 27 सैंपल्स बनेंगे इस सिचुएशन के अंदर, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले ट्रीज बनाएंगे। देखिए 3 के लिए चूंकि विद रिप्लेसमेंट है तो 3 के लिए आगे कैसे सिचुएशन जनरेट होगी, 3, 6 और 9, ये आपको पता है ये फर्स्ट एलिमेंट की प्लेस है, ये सेकंड एलिमेंट की प्लेस है, लेकिन जैसे ही आप आगे मूव करते हैं कि 3 और 3 के सिलेक्ट होने के बाद फिर आपके पास 3 ऑप्शंस बच जाती हैं, वो है 3, 6 और 9। फिर 3 और 6 को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपके पास 3 ऑप्शंस बचती हैं 3, 6, 9, एंड देन सेम इज केस विद द 9, 3, 6, 9। और ये जो ब्लू कैलेंडर आपको नजर आ रहा है ये थर्ड एलिमेंट का स्ट्रक्चर है या उसका एग्जिस्टेंस है जहां पे उसने एग्जिस्ट करना है सैंपल के अंदर। अब अगर आप 3 की बजाय 6 को सेलेक्ट करते हैं एज ए फर्स्ट मेंबर तो फिर सेकंड एलिमेंट के तौर पर आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। अगेन चूंकि ये विद रिप्लेसमेंट है तो 3, 6, 9 अगेन आ जाएगा, और फिर उसके बाद जब आप थर्ड साइज की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा 3, 6, 9 अगेन 3, 6, 9 एंड देन अगेन 3, 6, 9। ठीक है जी। देन फिर उसके बाद आगे चलिए, अगर आप 9 को सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर तो फिर आपके पास 3 ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं 3, 6, 9। 9 इसलिए आ गया क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट केस था। फिर थर्ड एलिमेंट के तौर पर फिर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं 3, 6, 9, देन 3, 6, 9 एंड 3, 6, 9। इस तरह जब सैंपल्स जनरेट होंगे तो एक लुक जो है यहां पे मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ रिहर्सल के तौर पर, आप इसको सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनाएंगे। सोल्यूशन जो है इसका जब टेबल बनेगा वो हम नेक्स्ट बोर्ड पर बनाएंगे, लेकिन आप सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देख लें ताकि जब मैं नेक्स्ट बोर्ड पर इसके सैंपल्स को जनरेट करूं तो आपको आइडिया हो कि हमने सैंपल्स किस तरह जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आपके सामने ये नहीं होगा। ठीक है, सो देखिए मार्कर की टिप को देखेंगे 3, 3, 3, 3, 3, 6, 3, 3, 9। सो इसका मतलब है जो 3 सैंपल्स बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं 3, 3 एंड 3। पहला सैंपल 3, 3, 3, फिर उसके बाद 3, 3, 6, 3, 3, 6 एंड देन 3, 3, 9, 3, 3, 9, और उसके बाद 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 6, 3, 6, 6 एंड देन 3, 6, 9। ये मैंने एक छोटी सी रिहर्सल आपको कराई है कि किस तरह आपने सैंपल्स को अकॉर्डिंग टू द ट्री बनाना है। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और पहले सैंपल्स कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद हर सैंपल के लिए मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्ट्रक्चर वही होगा पुराने वाला जैसे आप करते वाले, सीरियल नंबर, सैंपल्स और उसका मीन एक्स बार 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 30। क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम टेबल को रिपीट करेंगे आगे, और वो भी इसी तरह ही होगा, लाइक सीरियल नंबर, फिर सैंपल्स, और देन उसका मीन यानी एक्स बार, और ये सीरियल नंबर चलेगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। क्योंकि आपको याद होगा पिछले बोर्ड पर हमने टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो 27 पढ़े थे। अब यहाँ सैंपल्स को जनरेट करेंगे तो जरा देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जैसे हमने पीछे सैंपल्स जनरेट किए थे 3 3 3 3 3 6 3 3 9, उसके बाद फिर 3 6 3 3 6 6 3 6 9। ये किस तरह बने ऑलरेडी आपने पिछले बोर्ड पर इसको देखा है। उसके बाद यही पैटर्न जो है आगे फॉलो करेंगे हम, 3 9 3 3 9 6 3 9 9। उसके बाद जब 3 कंप्लीट हो गया तो बारी है 6 की, 6 3 3 6 3 6 6 6 3 6 3 9। उसके बाद जब 6 और 3 कंप्लीट हो गया तो फिर बारी है 6 और 6 की, 6 6 3। आगे चलते हैं, 6 6 6 फिर 6 6 9। 6 और 6 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बारी है जी 9 की, 6 9 3 6 9 6 6 9 9। इस तरह आपके पास 6 का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। देन अब बारी है 9 की, 9 3 3 9 3 6 9 3 9। देन 9 6 3 9 6 6 9 6 9, and then 9 9 3 9 9 6 and 9 9 9। इस तरह आपके सैंपल्स जो है वो कंप्लीट हो गए जी। अब नेक्स्ट बारी है सैंपल मीन्स की। हर सैंपल के लिए इंडिविजुअली आपने मीन कैलकुलेट करना है। तो देखिए 3 वैल्यूज हैं, तीनों को प्लस करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट आंसर आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 + 3 6 + 6 12, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, एंड देन 6 और 9 15, 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 5। ऑलरेडी ये बात काफ़ी दफ़ा आपके साथ डिस्कस हो चुकी हुई है, लेकिन रिपीट करने का मकसद सिर्फ ये है कि जितनी ऑरल कैलकुलेशंस करेंगे और अच्छे तरीके से उसको वेरीफाई करेंगे तो आपकी एक तो मेंटल एक्सरसाइज होगी, दूसरा आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा जल्दी होना शुरू हो जाएंगी, आपका टाइम सेव होना शुरू हो जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं किया जा रहा। 3 6 और 9, 3 + 6 9 3 12, 12 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर 4। देन अब आप लोग अपने कैलकुलेटर पर इसको वेरीफाई करें, मैं साइलेंटली इसको वेरीफाई करूंगा, कैलकुलेट करूंगा और उनके आंसर्स को पुट अप करूंगा। आप लोग साथ साथ वेरीफाई करते रहें।
इस तरह आपने हर सैंपल के लिए अलग अलग मीन कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट बारी है कि आपने इन मीन्स को यूज करके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है वो जनरेट करनी है। तो चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इन मीन्स को यूज करके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को कैलकुलेट करते हैं। चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ। सैंपल मीन्स की वैल्यूज यहां लिख ली है मैंने और अब इन वैल्यूज को यूज करके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स को कैलकुलेट करेंगे। तो टेबल की हेडिंग्स आपको याद होंगी। सबसे पहले एक्स बार होता है, ठीक है। उसके बाद आप टैली बार्स लगाते हैं और टैली बार्स को लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी को काउंट किया जाता है। फाइनली फ्रीक्वेंसी के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार आपका कॉलम होता है। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स बार इनटू पी ऑफ एक्स बार और फाइनली फिर एक्स बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का कॉलम जनरेट किया जाता है। तो देखिए जरा एक्स बार की वैल्यूज को लिखने का तरीका क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये याद होगा, लेकिन मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि जो भी आपको सैंपल मीन्स नजर आ रहे हैं उनको एक दफा आपने लिखना है। यानी सबसे जो स्मॉलर वैल्यू है वो 3 है, तो 3 एक दफा लिखा जाएगा, ठीक है। 3 के बाद बारी, चूंकि ये पॉइंट्स के अंदर नहीं है तो 3 के बाद बारी 4 की है, तो 4 आपको नजर आ रहा है, ओके आप लिख सकते हैं। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, उसके बाद 7, 8 भी एग्जिस्ट कर रहा है और 9 भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा और कोई वैल्यूज आपको नजर नहीं आ रही। सो अब आप कैसे करेंगे, टैली बार्स लगाएंगे। देखिए 3 1 टाइम है तो एक बार लग गया। 4 1 2 3 3 टाइम्स। जरा गौर से देखिए और आपको 4 कहीं भी नजर नहीं आ रहा। 1 2 3, ठीक है। एक दफा फिर वेरीफाई कर लेते हैं कि 4 और तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ओके जी। उसके बाद 5 देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्योंकि 5 के लिए आप 5th लाइन नहीं लगाते, उसको क्रॉस लगाते हैं। उसके बाद 6 देखिए जी 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है जी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देन 7 देखेंगे 1 2 3 4 5 6। अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। देन 8 के लिए देखेंगे 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 एंड 9, एक रह गया आपके पास और वो है 1। अब इसको काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी देखिए 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 6 है, फिर 7, फिर 6, फिर 3 और फिर उसके बाद 1। अब इसका सम देखेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए हमें सम की जरूरत है। तो देखिए सम क्या है, 3 और 1 4 और 6 10, 17 और 6 23, 26 और 27। सो ये वेरीफाई हो गया कि जितने सम्स आ रहे हैं आपके पास मीन की फ्रीक्वेंसी के, वो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स के इक्वल है। सो इसका मतलब है कि आपने हर बार को यहां पर जो मीन ऑफ एक्स बार है उसको पुट अप कर दिया। अब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 27। रूल आपको याद होगा कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है तो वो प्रोबेबिलिटी उसकी कैलकुलेट हो जाएगी। सो 3 बाय 27, देन 6 बाय 27, 7 बाय 27, 6 बाय 27, 3 बाय 27 एंड 1 बाय 27। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार कैलकुलेट हो गई। उसके बाद फाइनली आपने कैलकुलेट करना है इस कॉलम को, एक्स बार की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है। सो एक्स बार की वैल्यू है आपके पास 3,
इसको आपने मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार से, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाय 27, देन 4 3s आर 12 बाय 27, फिर 5 इंटू 6, सॉरी 4 की बारी है, थर्ड 1 2 3 4 5 6 7, ये काउंटिंग जरूर रखें क्योंकि यहाँ पर लाइंस नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग लाइंस के बगैर प्लेन पेज पे करें तो तब आप लाइंस को जरूर जनरेट कर लें, और इससे बेहतर सोल्यूशन ये होता है कि आप यहाँ सीरियल नंबर को बिल्टअप करें 1 2 3 4 5 6 7। सो इस तरह आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। सो 4 के लिए आपने कैलकुलेशन कर ली, 4 3s आर 12, अब 5 की बारी है, 5 6s आर 30 बाय 27, देन 6 की बारी है, 6 7s आर 42 by 27, then 7 6s are again 42 by 27, then 8 3s are 24 by 27, and 9 1s are 9 by 27। ठीक है जी। अब इस तरह कैलकुलेशंस तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो तो आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर को अच्छे तरीके से यूज करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन या कोई मिस्टेक ना हो। तो चलिए आप अपना कैलकुलेटर निकालें, मैं अपने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करता हूं और आप इसको वेरीफाई कर लें। तो चलिए कैलकुलेशंस करते हैं। अब आपको क्या करना है, एक्स बार स्क्वायर को पी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये जो 3 नजर आ रहा है इसका स्क्वायर करेंगे और पी ऑफ एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 1s आर 9 बाय 27, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 16, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 48 बाय 27। देन उसके बाद क्या है जी, 5 का करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, इट इज 150 डिवाइडेड बाय 27। फिर उसके बाद 6 की बारी है, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, इट इज 252 डिवाइडेड बाय 27। देन 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, देखिए नेक्स्ट है 6, इट इज 294 डिवाइडेड बाय 27, एंड देन 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज 192 बाय 27, एंड फाइनली 9 का स्क्वायर करेंगे और उसको 1 बाय 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 81 बाय 27। और हमें क्या चाहिए, लास्ट 2 कॉलम्स का सम चाहिए। तो ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका हुआ है कि सिर्फ न्यूमरेटर को आप सम करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 3 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 24 प्लस 9, तो सम आ गया आपके पास 162 डिवाइडेड बाय 27। अब आगे चलिए एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार की तरफ, 9 प्लस 48 प्लस 150 प्लस 252 प्लस 294 प्लस 192 प्लस 81। So finally it is 1026 divided by 27। सर्कल भी कर देते हैं ताकि याद रहे कि ये सम है आपका। ठीक है जी, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन सम्स को यूज करके अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, अब हमने वेरीफाई करना है अपने रिजल्ट्स को। सबसे पहले हम म्यू एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, दिस इज सिग्मा एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार, और ये ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया हुआ है 162 डिवाइडेड बाय 27। तो देखिए इसका आंसर 162 डिवाइडेड बाय 27, इट इज 6।
देन म्यू द पॉपुलेशन मीन इट इज सिग्मा एक्स ओवर एन, और आपको याद होगा पॉपुलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, 3, 6 और 9, 3 + 6 + 9 डिवाइडेड बाय 3, इट इज 6। ठीक हो गया जी। अब फिर कैलकुलेशन है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, दिस इज सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, इट इज सम ऑफ एक्स बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का स्क्वायर। तो देखिए ये आपने कैलकुलेशंस की हुई है ये भी पिछले बोर्ड पर, इट इज 1026 डिवाइडेड बाय 27 माइनस म्यू एक्स बार आपने कैलकुलेट किया हुआ है 6, इट इज 6 स्क्वायर। सो 1026 डिवाइडेड बाय 27 इट इज 38 माइनस 36, यानी सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर आपके पास 2 आ गया। नाउ सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, इसके लिए आपने कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, दिस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस म्यू होल स्क्वायर। सो देखिए इट इज 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस म्यू का जो आंसर था वो 6 था, 6 स्क्वायर। तो जरा देखिए 9 + 36 + 81 डिवाइडेड बाय 3, इट इज 42 माइनस 36, तो आंसर आपके पास 6 आ गया। अब आपको सिग्मा स्क्वायर ओवर एन कैलकुलेट करना है, दैट इज 6 ओवर 3, सैंपल साइज आपको याद होगा 3 था, तो ये आंसर आ गया 2। ठीक है, हेंस आप ये कह सकते हैं, अब मैं ये यहां पर अलग से यहां लिख रहा हूं, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, मेरे पास चूंकि वहां जगह अवेलेबल थी इसलिए मैं वहां पुटअप कर रहा हूं। हेंस प्रूफ क्या हुआ, या हमने क्या रिलेशनशिप वेरीफाई किया है कि सैंपल मीन्स का जो मीन आप कैलकुलेट करते हैं, मीन ऑफ सैंपल मीन्स is always equals to population mean, that is equals to 6. Similarly, variance of sample means sigma square x bar is equals to variance of population divided by sample size, and that is equals to 2. अब आपको sigma x bar यानी standard error of x bar देखना है, तो वो क्या होगा, square root of 2। ठीक है, और सिग्मा क्या है जी, सिग्मा स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया था 6, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6, एंड स्क्वायर रूट ऑफ एन क्या है जी, 3 का स्क्वायर रूट। तो देखिए यहां पर जब हम सिग्मा ओवर एन अंडर रूट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 6 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट, और इसका आंसर क्या आ जाता है 2 स्क्वायर रूट। तो देखिए ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि सिग्मा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह एक डिस्क्रिप्टिव वे से आपने वेरीफाई किया कि किस तरह हम इक्वेशनल वे लेकर आते हैं और वहां से अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जरूर प्रैक्टिस करें ताकि इनकी कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।